बच्चों 4-5 दिन का समय बाकी है आपकी पेपर के लिए। तो ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो आयोग के फेवरेट प्रश्न हैं। तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो इसी प्रकार के संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि मध्ययुगीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का किस शासक ने स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह ने। बच्चों नोट कर लीजिएगा। शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं ना कि 1540 से 45 तक इसने रूल किया था, जब हुमायूं से इसने गद्दी छीन ली थी। तो इसने सबसे पहले अपने द्वारा जो चलाई गई मुद्रा है ना, उसका नाम रुपया रखा। तो कौन है? शेरशाह सूरी है। ठीक है। और वो किस चीज़ के बने, किस धातु के बने थे? तो वो चांदी का बना हुआ था, चांदी की बनी हुई मुद्रा थी, उसका नाम इसने सबसे पहले रुपया रखा। और आज हमारा जो मुद्रा है वो रुपया के नाम से ही जाना जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरबारी इतिहासकार पूछा है तो उतबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन मतलब बंदरगाह, बंदरगाह जो है पुहार, पुहार नामक जो बंदरगाह है किसके तट पर स्थित है बताना है। तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है इसका राइट आंसर। चोल शासक थे जो ने, चोल शासक, उन्होंने इसका भरपूर यूज़ किया था अपने पूरे टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो रिजुपालिका नदी। ठीक है। जमुई, बिहार का जो जमुई है वहाँ पे है ये, जिसका प्राचीन नाम जिरम्भी ग्राम हुआ करता था, तो आज का नाम जमुई है। तो ये रिजुपालिका नदी के किनारे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। जन्म आप जानते ही हैं कि वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संगन कल्लू, कर्नाटक में जगह पड़ती है, कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर मैसूर स्थान के पास ये है संगन कल्लू। यहीं पर जो राख का टीला मिला है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव के तत्व को प्रारंभ किया गया? तो 1892 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1892। हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव ही था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था, नमक सत्याग्रह चलाया गया था, वो उसका उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। नमक पर जो ये कानून था कि भाई इंडियंस जो है वो नहीं नमक बना सकते हैं, केवल विदेशी ही कंपनियां नमक बनाएंगी। और उस समय नमक बनाना बहुत आसान था। तो इस कानून को निरस्त करना, इसको तोड़वाना, यही इनका पहला उद्देश्य था। इसके लिए आप सभी को मालूम है कि दांडी यात्रा उन्होंने की थी। शुरुआत किया था 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 से शुरू किया था, जो उनका साबरमती आश्रम था वहाँ से शुरू किया था। और पहुँचे थे कब ये दांडी, कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच के इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो स्थापित हुई थी बच्चों 1905 में हुई थी, और लंदन के अंदर स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? लंदन में, 1905 ईस्वी में। ठीक है। आपको मालूम है किसके द्वारा? श्याम जी के द्वारा, श्याम जी, श्याम जी के द्वारा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 बता ही दिया गया है, आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। आपको ये भी तो पता होगा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उसके बाद हमने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलवाए, मतलब हमने स्वदेशी जो हमारी द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं उसको हमने समर्थन किया और उनका बहिष्कार किया, इसलिए इसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, या बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ तो इसलिए बंग भंग नाम पड़ गया। बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन,
तो वही बंगाल विभाजन आंदोलन। और जो अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के वो दिसंबर महीने में होते हैं। तो इस अधिवेशन में जो ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए जो पुत्र थे, उनको अधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो वो कौन थे बच्चों? तो वो थे बच्चों लॉर्ड डलहौजी। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही, कहाँ गए लॉर्ड डलहौजी, ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति चालू की गई थी। भारत का जो गवर्नर जनरल था ये 1848 से लेकर 56 तक था। इतनी बातें तो आपको पता ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिए एशिया की पूछा है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है बच्चों वो यांगत्सी है। चीन से निकलती है ये यांगत्सी। अगर पूछा जाता कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की नील हो जाएगी पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर अमेजन हो जाएगी, और तीसरे नंबर पर आपकी ये यांगत्सी हो जाएगी अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य से पूछा जाएगा। अगर एशिया में पूछा जाएगा तो यांगत्सी ये नाम ले लीजिएगा। और वृहत ज्वार आता है, वृहत ज्वार क्यों आता है बच्चों? याद रखिएगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है, उसी के कारण जो पानी है समुद्र का उसमें बहुत तेज़ी तेज़ी से उछाल आता है, तो उसे कहते हैं वृहत ज्वार आ गया। अगर पूछा जाए लघु ज्वार, लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य, अर्थ और मून आपस में समकोण पे हों, ऐसे 90 डिग्री पे हों। अगर ये मून यहाँ पर है तो सीधी रेखा में है तो खतरनाक वाला ज्वार आएगा, उसे वृहत ज्वार कहते हैं। अगर 90 डिग्री पे ऐसे तो उसे लघु ज्वार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर में बच्चों, भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर होगा। भारत की स्थिति बतानी है, आप सभी को पता है, आप देखेंगे तो भारत हमारा स्थित यहाँ पे है, आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर की बात करें तो ये पश्चिम देशांतर में है, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में है, और ये पूर्वी आपका पूर्वी जो है देशांतर में है। तो उस ऑप्शन में देख लीजिए जिसमें उत्तरी अक्षांश आ रहा हो, कौन कौन सा है। ये तो हो नहीं सकता, इसमें देखिए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी आ गया, नहीं, उत्तरी होना चाहिए। दोनों उत्तरी हैं क्योंकि शुरुआत भी उत्तरी से हो रही है, यहाँ अंत भी भारत का उत्तरी अक्षांश में हो रहा है, और यहाँ पूर्वी से ही शुरुआत भी हो रही है और पूर्वी में ही ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि पूर्वी देशांतर में है। पश्चिमी देशांतर तो इधर है, इस साइड में, ठीक है, और दक्षिणी अक्षांश तो इधर है। तो देख लीजिए ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इसमें उत्तरी और दक्षिणी दे रखा है, ठीक है। ये उत्तरी उत्तरी ये हो जाएगा, ये हो सकता है, और ये पूर्वी पूर्वी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे दक्षिण दक्षिण दिया, ये हो नहीं सकता। ऐसे कॉमन सेंस से भी आप, अगर आपको ये नंबर याद नहीं हो, डाटा याद नहीं हो, तो आप कॉमन सेंस लगाकर भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत था? मतलब कुल आबादी का कितना प्रतिशत था हमारे देश में 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो थे, जनगणना 2011 के अनुसार। क्योंकि अभी जो जनगणना उसका रिजल्ट आया नहीं है, तो इसी कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा 31%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, तो ये एक आयातकर्ता को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पे है भैया? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, ये जनता सरकार के द्वारा 1978 में लागू की गई थी। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ये इकोनॉमिक्स जब डिटेल में पढ़ाया गया था आपको, उसमें बताया है M3 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है तो वित्त मंत्रालय से। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। टाइम पीरियड के हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है। एल.एम. सिंघवी समिति, ये 1986 में गठित की गई थी। जो स्थानीय स्वशासन पंचायती व्यवस्था पढ़ाया था उसमें सब बताया गया था ये। पी.के. थुंगन समिति 1988 में गठित की गई थी भैया। अशोक मेहता समिति तो 1977 में ही गठित कर दी गई थी। जी.के.वी. राव समिति तो 1985 में गठित की गई थी। अब टाइम पीरियड के अनुसार लिखना है, पहले कौन सा शुरू हुआ, पहले ये तीसरा वाला ये पहले आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पहले होगा। किस में थर्ड? थर्ड वाले में ही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भैया भारतीय संविधान में जब संशोधन करने की बारी आती है ना, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही बराबर अधिकार प्राप्त है। और ज़्यादातर जो संविधान संशोधन है वो दोनों से जो है विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है कम से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, ये हमारा, आपको बता दो शून्यकाल जो है ना, ये किसी भी देश से कॉपी नहीं किया है हमने, ये हमारी खुद की इसको जन्म दिया है हमने। 1962 में खुद ही हमने इसको निजात किया है और खुद ही 12 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम पीरियड होता है सदन का, उसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो ये किसी भी देश से कॉपी नहीं किया है हमने, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास पूरे भारत की एकल नागरिकता है, क्योंकि आपके पास क्या, आप अगर यूपी के हैं, क्या आपके पास उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता है? नहीं ना, क्या आप इंडियन ही है ना। तो भारत की ही एक नागरिकता है। पूरे देश में लोगों को ये सबके पास एक ही नागरिकता है। पहले अपवाद था जब आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया था। उसमें अपवाद क्या था, जो आपके जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके पास दोहरी नागरिकता थी, इंडियन की भी और जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता थी। लेकिन शुक्र है गवर्नमेंट का, उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया और अब सब पूरे देशवासियों की एकल नागरिकता ही है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था बच्चों? संविधान सभा में अलग अलग समितियां थी ना, उसमें जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपको याद हो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे, जो सबसे महत्वपूर्ण है संघ समिति या संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे संचालन समिति, नियम समिति, यही सब था। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब जो होता है बच्चों ना, वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जीव विज्ञान नाम दिया है, ये जो जीव विज्ञान है ये किसने नाम दिया है बच्चों? चारों विकल्पों में से आपको जो सही बताना है जवाब इसका, कि जीव विज्ञान का नाम किसने दिया है, तो नोट कर लीजिएगा लैमार्क। कई बच्चे सोच रहे होंगे अरस्तु, अरस्तु तो जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं, इनको जनक कहा जाता है जीव विज्ञान का, लेकिन जीव विज्ञान जो शब्द नाम है ये लैमार्क ने दिया है, नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है बच्चों? तो सेल्यूलोज है इसका, जो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसका जो नॉर्मल सूत्र होता है ना C6H10O5N होता है।
फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है बच्चों। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? तो नाम से ही पता लग रहा है एक सौर ऊर्जा से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बच्चों? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो राइट आंसर चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं पूछा जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। जो प्रकाश की किरण है ना, वो एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करेगी उस दूरी को माप कर देखिए, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। एक किरण के द्वारा, प्रकाश की किरण के द्वारा एक साल के अंदर जितनी दूरी तय की जाएगी उस दूरी को आप क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। आपको पता ही है v इजिकल टू डी अपॉन टी होता है फॉर्मूला। वेलोसिटी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी कितनी है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ 1 साल, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। डे में कन्वर्ट करेंगे 365, और एक दिन 24 से गुणा करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 36 से 24 घंटे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो डी आएगा ना वो इतना ही आएगा, 9.46 इंटू 10⁻6। तो बच्चों ये थे आपके जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आप सब देख के चले जाइएगा। इसके बाद मैं दूसरा सेट आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी जल्दी, ये क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा अगर आपको चाहिए होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं जल्दी जल्दी इसको अपलोड करूँगा। एक दिन में 3-4 मैं अपलोड कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।